नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी की असली राजनीति की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। हालांकि वो ये भी बात सही है कि वो छिपाने की कोशिश नहीं करते और उनकी पूरी राजनीति में सबसे बड़ा जो तत्व है वो भारत विरोध का है। वो कभी भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो अब उन्होंने जो नया कांग्रेस का मुख्यालय बना है इंदिरा भवन, उसके उद्घाटन के मौके पर जो कुछ कहा वो सीधे सीधे भारत राष्ट्र के खिलाफ बयान है। कि उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन नेशन से है, यानी भारत राष्ट्र से लड़ाई है। अब कोई राजनीतिक दल दुनिया में किसी जनतांत्रिक देश में कोई राजनीतिक दल नहीं कह सकता कि उसकी लड़ाई उस देश के खिलाफ है। राहुल गांधी यही कह रहे हैं। इंडियन नेशन के खिलाफ लड़ाई का क्या मतलब है? ये जो है इस तरह की बातें और इस तरह का जो सिद्धांत, इस तरह की राजनीति ब्रिटिश राज में होती थी, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर आए व्यापार करने और इस देश पर कब्जा कर लिया। वो बाहरी थे। उन्होंने भारत देश को 200 साल गुलाम बनाकर रखा। उनके खिलाफ अगर आंदोलन छेड़ा गया, उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई, तो वो भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन था। राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि इस देश के सारे संस्थानों पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। अब ये बात सुनकर कांग्रेस पार्टी के नेता से और नेहरू गांधी परिवार के किसी नेता के मुंह से ये बात सुनना बड़ी हास्यास्पद लगती है। जो लोग कमिटेड जुडिशरी की बात करते रहे हों, जो लोग कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करते रहे हों और करते रहे हों, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला होता रहा है कि वो कांग्रेस के करीब हैं या नहीं। पार्लियामेंट में कह चुकी हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार के अनुकूल होना पड़ेगा। जुडिशरी को इस देश की सरकार के अनुकूल होना पड़ेगा, सरकार के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट में दिया गया उनका बयान है। उस पार्टी और उस परिवार का अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भारत के संस्थानों पर आरएसएस और संघ का कब्जा हो गया है, तो सवाल उठता है कि उसको अपनी पार्टी और अपने परिवार का इतिहास, अतीत पता है क्या? क्या क्या नहीं हुआ है संविधान के साथ? जो संविधान की प्रति लेकर आजकल राहुल गांधी लहराते हैं, उस संविधान को कैसे रौंदा उनकी दादी ने, ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। ये सिर्फ 50 साल पुराना इतिहास है और इतिहास की दृष्टि से 50 साल का कालखंड बहुत छोटा होता है। तो जो ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस का एजेंडा था या कांग्रेस का नारा था या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका नारा था, उसको आज राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों, कहां से आ रहा है? ये दरअसल जो दुनिया में एक नई सोच आई है वोकिज्म की। वोकिज्म को अगर बहुत सरल शब्दों में आपको समझना हो तो समझिए कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रवाद में यकीन नहीं करते, राष्ट्रवाद के विरोधी हैं। जहां जहां राष्ट्रवाद की भावना है, जहां जहां राष्ट्रवाद की बात करने वाले नेता या पार्टियां हैं, उनके खिलाफ है, अभियान चलाते हैं। जॉर्ज सोरोस इसके सबसे बड़े सोर्स हैं फंडिंग के। दुनिया में जिन राज्यों में भी राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रवादी नेता हैं या पार्टियां हैं, उनको सत्ता से उखाड़ना या उनको सत्ता में ना आने देना, ये उनकी कोशिश है। हजारों करोड़ रुपया, अरबों रुपया वो खर्च कर रहे हैं इस पर और कई देशों में सफल भी हो चुके हैं। तो ये जो वोकिज्म का सिद्धांत है उसको राहुल गांधी ने अपना लिया है और इसलिए आप देखिए वो आज से नहीं है, लंबे समय से वो विदेश जाते हैं तब ऐसी बात करते हैं, संसद में ऐसी बात कर चुके हैं। वो संसद में भी बोल चुके हैं कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो कह रहे हैं कि सारे संस्थानों पर भाजपा का कब्जा हो गया है। भाई, आप इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत आप लीडर अपोजिशन बने हैं, कैसे बन गए आप? अगर भाजपा का कब्जा था तो फिर कैसे बनने दिया गया आपको? लेकिन उसकी बात छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। अभी कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और ये परंपरा है देश के हर राज्य में और यहाँ तक कि संसद में भी
कि संसद का सत्र या विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रगान बजता है। तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान नहीं बजने दिया एमके स्टालिन की सरकार ने। इसके विरोध में वहां के गवर्नर जो RN रवि हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, अपना भाषण पढ़े बिना सदन से उठकर चले गए। राहुल गांधी के मुंह से आपने कोई शब्द सुना क्या? और उनको ये भी याद रखना चाहिए, जब ये बात कहते हैं कि भारत की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर RSS और बीजेपी का कब्जा हो गया है, तो इन संस्थाओं की अवमानना कर रहे हैं। सबसे पहले जुडिशरी की और हायर जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी और RSS के मुताबिक चलता है। और चुनाव आयोग के बारे में तो खुलेआम कहते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कांग्रेस पार्टी बोले, वो कांग्रेस पार्टी, सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं। एक TN शेषन, बड़ा नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद जो उन्होंने किया और बहुत अच्छे काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव सुधारों की दृष्टि से और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने, ज़्यादा पारदर्शी बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन वो गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, राजीव गांधी की कैबिनेट में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं और इस गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं। इसका किस्सा मैं सुना चुका हूं, आज फिर से दोहराता हूं। जब 1991 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर, असम और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां चल रही थी। इसलिए काफ़ी समय से पंजाब में, जम्मू कश्मीर और असम में चुनाव नहीं हो रहे थे लोकसभा के। तो चंद्रशेखर की सरकार ने तय किया कि यहाँ पर चुनाव लोकसभा का बाकी देश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनके साथ होगा। TN शेषन उस समय तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके थे। उनको पहले रिटायर होने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी से जो है प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। वो राजीव गांधी के पास गए कि अगर चंद्रशेखर ने पंजाब में और असम में चुनाव करा दिया और जम्मू कश्मीर में लोकसभा का, तो इसका उनको बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा और कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद राजीव गांधी उस समय जो राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन, उनसे मिले और कहा जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ये स्टेट नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति ने कैबिनेट सेक्रेटरी को नोट भिजवाया कि ये जो ड्राफ्ट भिजवाया है आपने नोटिफिकेशन का, इसमें से इन राज्यों को निकाल दिया जाए। ये बात प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को पता चली तो उन्होंने इससे मना कर दिया। राष्ट्रपति ने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि अभी तक मैंने काम चलाओ या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी, कांग्रेस ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था, बाद में सपोर्ट के लिए तैयार हुए, चंद्रशेखर ने मना कर दिया सपोर्ट लेने से। और क्यों, किस मुद्दे पर? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है और उस धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफ हो गई कांग्रेस और सदन से वॉकआउट कर गई। चंद्रशेखर ने तय कर दिया कि ये बहुत हो गया, अब हम इस्तीफा देंगे। और वो संसद में भाषण दे रहे थे, अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले थे, जब सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए राजीव गांधी ने पर्ची भिजवाई कि हम सदन में आने को तैयार हैं और मैं तो उसका जो है प्रत्यक्षदर्शी हूं। जो दरवाजे हैं सदन के अंदर आने के, उनसे कांग्रेसी झांक रहे थे। राजीव गांधी भी बाहर खड़े नजर आ रहे थे कि हम सदन में आने को तैयार हैं, समर्थन करने को तैयार हैं, इस्तीफा न दें। चंद्रशेखर ने पर्ची देखी, पढ़ी और ऐसे फेंक दिया। घोषणा कर दी सदन में कि वो अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति की ओर से ये आया कि इनको निकाल दिया जाए, नहीं तो अभी मैंने जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, तो चंद्रशेखर का जवाब गया कि राष्ट्रपति महोदय से कह दीजिए कि इस देश के संविधान में ऐसे राष्ट्रपति से निपटने के बहुत सारे प्रावधान हैं और अगर आज शाम 5 बजे तक इस फाइल पर उनके दस्तखत नहीं हुए तो जो होगा उसके नतीजे के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। और 4 बजे से पहले उस फाइल पर दस्तखत होके आ गए। लेकिन देश के दुर्भाग्य से कहिए कि बीच में ही पहले फेज के चुनाव के बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई।
तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर में बम ब्लास्ट में मारे गए। उसके बाद चुनाव स्थगित हो गया। उसका भी किस्सा बता चुका हूं कि राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, उसके अलावा जो है आईबी के चीफ, ये सब लोग चाहते थे कि चुनाव ज़्यादा पोस्टपोन न किया जाए। 3 फेज में होने थे। दूसरा फेज जो है 2 दिन बाद था कि इसको 2 दिन और पोस्टपोन कर दिया जाए और जो तीसरा फेज है वो समय पर हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, टीएन शेषन नहीं चाहते थे। लगभग 3 हफ्ते चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया। और आपको बता दें, संवैधानिक व्यवस्था यह है कि एक बार इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो उसके बाद सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। उसके बाद तो अदालत के हाथ में भी नहीं होता, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में होता है। तो टीएन शेषन मालिक हो गए थे उस समय, वही फैसला अंतिम कर सकते थे। उन्होंने फैसला किया, चुनाव पोस्टपोन हो गया, लेकिन वो दूसरी बात है। तो ये काम वही टीएन शेषन 2009 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े और उसके अलावा एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त बने। वहां से रिटायर हुए तो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में भेजा और फिर केंद्रीय मंत्री बनाया। अब उस कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो ये बात करें कि इंस्टीट्यूशंस पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है, तो इस पर हंसने के अलावा और कहा क्या किया जा सकता है। और राहुल गांधी को शायद ये कोई बताने वाला नहीं है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, भारत एक नेशन स्टेट है, ये एक कल्चरल स्टेट है। नेशन स्टेट का आधार ही होता है राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवाद का आधार नहीं है तो नेशन स्टेट टिक नहीं सकता। आज राष्ट्रवाद पर हमले के कारण, राष्ट्रवाद का रास्ता छोड़ते हुए दिखने के कारण ब्रिटेन की स्थिति खराब है। ब्रिटेन में वोकिज्म के चलते ही जिस तरह से राष्ट्रवाद विरोधी तत्व वहां हावी हो गए हैं, वहां ब्रिटेन की जो है एकता, अखंडता खतरे में आ गई है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे तिरोहित होती जा रही है। तो वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन का बंटवारा हो। राहुल गांधी दरअसल यही चाहते हैं भारत में, वो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। इसीलिए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बैठने में उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ। जेएनयू में जब ये नारा लगा, जिन लोगों ने लगाया उनके साथ बैठने में राहुल गांधी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। इसीलिए वो लगातार पिछले 2-2.5 साल से बोल रहे हैं भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो स्टेट कभी भी अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। तो भारत की एकता और अखंडता पर हमला, भारत के राष्ट्रवाद पर हमला, और वो शायद ये भी भूल जा रहे हैं कि उनकी कांग्रेस पार्टी पूरी आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर लड़ी थी, राष्ट्रवाद को ही मुद्दा बनाकर लड़ी थी। लेकिन राहुल गांधी को इस सब से मतलब नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, प्रधानमंत्री बनना, कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना। और वो सत्ता में लाने के लिए एक तरह से वो ये बात बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ वही है जो जिन्ना ने बोला था कि या तो मुझे डिवाइडेड इंडिया चाहिए या डिस्ट्रॉयड इंडिया चाहिए। तो राहुल गांधी या तो भारत को नष्ट करना चाहते हैं या फिर उसको डिवाइड करना चाहते हैं। ऐसा करने से अगर सत्ता मिलने की संभावना हो तो उसके लिए वो तैयार है। आरएसएस पर हमला करते हुए उन्होंने जरा सा भी सोचा नहीं कि 1947-48 में जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना आई थी, पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, तो जम्मू कश्मीर में हवाई पट्टी, सेना भेजने के लिए, हवाई पट्टी तैयार करने के लिए आरएसएस के लोग गए। जवाहरलाल नेहरू, जो उनके पिता के नाना थे, प्रधानमंत्री के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को शामिल कराया था। ये भी वो भूल गए। चलिए, ये पुरानी बातें हो गई। उनको इतिहास में कोई रुचि नहीं है, अतीत में जाने में कोई रुचि नहीं है, कुछ जानने में नहीं है। वो ये कैसे भूल सकते हैं कि अभी अभी वायनाड में जो प्राकृतिक आपदा आई, उसमें सबसे पहले लोगों की मदद के लिए जो संगठन पहुंचा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। निष्काम सेवा जो है वो लक्ष्य है आरएसएस का। उसके बारे में इस तरह की बात करते हुए थोड़ी देर के लिए तो आपकी आवाज कांपनी चाहिए। आप और चाहे जो आरोप लगा सकते हैं, आरएसएस की नीतियों से आप विरोध जाहिर कर सकते हैं, आरएसएस की नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, उनके सिद्धांतों के खिलाफ बोल सकते हैं, वो आपका जनतांत्रिक अधिकार है।
लेकिन इस तरह की बात करना, इस तरह के आरोप लगाना, तो आप इंडियन नेशन से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आप भारत के विरोध में खड़े हो गए, इस राष्ट्र के विरोध में खड़े हो गए। और इस राष्ट्र के विरोध में खड़े हो गए हैं मतलब आप राष्ट्रवाद की भावना के विरोध में खड़े हो गए। यानी आप राष्ट्रवाद को एक तरह की बीमारी मानते हैं, एक तरह की बुराई मानते हैं, जिसका आप विरोध करना चाहते हैं। और ये इत्तेफाक है कैसे हो सकता है? ये सब बातें वही है जो जॉर्ज सोरोस और उसके साथी बोलते हैं। बार बार ये बात कही जाती थी कि कांग्रेस पार्टी वही कर रही है जो जॉर्ज सोरोस चाहता है। ये इसको आप एक समय तक आरोप के रूप में कह सकते थे कि उनके विरोधियों का ये आरोप है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान और इससे पहले के विदेश में, संसद में और अब कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के समारोह में दिया गया बयान, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है, वो है राष्ट्रवाद के विरोध में और भारतीय राष्ट्र के विरोध में। तो क्या कांग्रेस पार्टी, खासतौर से राहुल गांधी, खुलकर भारत राष्ट्र के विरोध में खड़े हो गए हैं? क्या वो मानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस विदेशी शक्तियां हैं जिनसे इस देश को मुक्त कराने की जरूरत है? तो आप उनकी राजनीतिक समझ को, बहुत से लोग कहेंगे नासमझ है, उनमें इस तरह की राजनीति की बातों की समझ नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो बहुत ही शातिर व्यक्ति हैं। उनके सामने उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जानकारी के अभाव में ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं, उनका कन्विक्शन है। जैसे दुनिया में जितने वोक हैं उनका कन्विक्शन है कि राष्ट्रवाद एक बुराई है, उसी तरह से उनका भी कन्विक्शन है कि राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, राष्ट्र से प्रेम नहीं होना चाहिए। राष्ट्र टूटता है तो टूट जाए, कोई बात नहीं, एक भौगोलिक इकाई है। उनके लिए ये एक सांस्कृतिक इकाई नहीं है, एक भावनात्मक इकाई नहीं है। उनके लिए ये केवल एक भौगोलिक इकाई है जिसका अगर विखंडन होता है, जो अगर टूटती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, उनको कोई दर्द नहीं होगा। तो भारत के टुकड़े होने में उनको कोई दर्द नहीं है, इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इसका नारा लगाने वालों का विरोध करते हुए आपने उनको कभी नहीं सुना होगा और कभी सुनेंगे भी नहीं। तो राहुल गांधी की ये बात, अब इस पर संवैधानिक रूप से क्या कदम उठाया जा सकता है मुझे मालूम नहीं है, कानूनी रूप से कोई कदम उठाया जा सकता है या नहीं, जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है उसके तहत कोई कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इसका सार्वजनिक स्तर पर विरोध तो जरूर होना चाहिए। कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर देश के खिलाफ बोले तो देश के लोगों को उसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। राहुल गांधी की ये बात, राहुल गांधी का ये भाषण ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, इसका मुखर विरोध होना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।